आप सभी का टीम प्रिंस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है और आप सभी को हार्दिक बधाई दे रहे हैं क्योंकि अपने इस यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइब संख्या 1000 से भी अधिक हो गई है और आप सभी का इस तरह से सहयोग मिलता रहे, यही हमारी आशा है। पिछले वीडियो में मैंने आपसे बात कही थी कि अगले वीडियो में मैं कुछ बातचीत के साथ रूबरू होऊंगा, तो देखिएगा मेरी कुछ आपसे बातचीत ये है कि जो अभी अपने सब्जेक्ट को लेकर हम बात चल रही है या सब्जेक्ट के जो वीडियो अपने आ रहे हैं रसायन विज्ञान से संबंधित या इसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट, इनको देखना या इनको सीखना क्यों ज़रूरी है, इसके लिए मैं आपको थोड़ी सी बातचीत इस संबंध में मैं कर रहा हूँ। तो देखिएगा, अगर मान लीजिए ये जो YouTube पे डाले जा रहे बेसिक कॉन्सेप्ट वाले वीडियो हैं ये आपने पूरे देखे हैं तो आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत बड़ी सहायता होगी। अगर कोई स्टूडेंट 11वीं क्लास का है या कोई 12वीं का है या कोई कॉलेज कर रहा है या कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहा हो कोई स्टूडेंट, और अगर वो ये समझते हैं कि उनको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से भय लगता है, डर लगता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उनके समझ में नहीं आ रही है, तो इनका सीधा सीधा कारण यही होगा कि उनके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है और उनको डरने की या घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप हमारे इस YouTube चैनल से जुड़िए, टीम प्रिंस से जुड़िए, आपको हर संभव पूरी सहायता मिलेगी, आपकी कोई भी दिक्कत नहीं रहेगी, परंतु संयम रखना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई टॉपिक कम समझ में आया या आपको किसी पॉइंट में दिक्कत है तो संयम रखिए, सारे पॉइंट धीरे धीरे आपके क्लियर करवा दिए जाएंगे। अब जैसे अगर मान लीजिए ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं इनको समझना, इनको ध्यान में रखना इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है क्योंकि छोटी छोटी चीज़ों से बड़ी चीज़ें अपने समझ में आती हैं। जैसे मैं एक उदाहरण बोल रहा हूँ आपके सामने। जैसे मैंने बोला कि एस्टरीकरण अभिक्रिया में समावेवी प्राथमिक एल्कोहल की क्रियाशीलता तृतीयक एल्कोहल से अधिक होती है। अब यहाँ मैं एस्टरीकरण अभिक्रिया नहीं समझा रहा, परंतु मैं ये कह रहा हूँ कि ये वाक्य ये है कि एस्टरीकरण अभिक्रिया में समावेवी प्राथमिक एल्कोहल की क्रियाशीलता तृतीयक एल्कोहल से अधिक होती है। अब अगर कोई स्टूडेंट को यही पता नहीं है कि समावेवी प्राथमिक एल्कोहल तृतीयक एल्कोहल क्या है, तो उसको एस्टरीकरण अभिक्रिया पढ़ लेने के बाद भी ये क्रम समझ में नहीं आएगा। और यदि कोई स्टूडेंट इन सब बेसिक चीज़ को जानता है तो अगर वो एस्टरीकरण अभिक्रिया पढ़ेगा तो ये सारा क्रम उनके समझ में आ जाएगा। इसलिए इन बेसिक कॉन्सेप्ट की बहुत बड़ी आवश्यकता है। आप इन चीज़ों को धीरे धीरे पढ़ते जाइए, आपके सारी चीज़ें कंटिन्यू बनती जाएंगी, समझ में आती रहेंगी। और जैसे जैसे अपने वीडियो की क्लासें आगे बढ़ेंगी आप देखेंगे कि आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे और आपको आगे किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। चाहे आप किसी बोर्ड एग्ज़ाम की या किसी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको बहुत बड़ा इसमें फ़ायदा मिलेगा। तो चलते हैं आज के पॉइंट पर। आज के पॉइंट को हम समझते हैं। देखिएगा, अपना जो कार्बनिक रसायन में बेसिक कॉन्सेप्ट में चल रहे थे तो इसके अंदर देखिएगा, हम पिछले वीडियो में हमने चर्चा की कि कार्बन की 4 संयोजकताएँ होती हैं और कार्बन की 4 संयोजकताएँ कार्बन 4 तरीके से पूरी कर सकता है। पहला तरीका, पहले तरीके में हम मान सकते हैं कि जैसे ये कार्बन चारों संयोजकताओं को 4 एकल बंध से 4 सिंगल बंध से पूरी कर रहा है। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि कार्बन 1 द्विबंध तथा 2 एकल बंध से अपनी संयोजकताओं को पूरा कर रहा है।
और तीसरा तरीका ये हो सकता है कि कार्बन एक तरफ ट्रिपल बॉन्ड और एक तरफ सिंगल बॉन्ड बना के अपनी संयोजकताएं पूरी कर रहा है। इसी तरीके से चौथा तरीका ये हो सकता है कि कार्बन ऐसे दो द्विबंध के माध्यम से अपनी संयोजकताएं पूरी कर रहा है। देखिएगा, आप यहाँ कार्बन के चारों ओर ये खाली संयोजकताएं देख रहे हैं, ये वास्तव में खाली नहीं है, ये किसी अन्य परमाणु से जुड़ करके पूरी हो रही हैं। जैसे मान लो हम यहाँ पे हाइड्रोजन लिख देते हैं तो ये एक मीथेन बन जाता है। और मीथेन के लिए जैसे हम इस तरह की संरचना को भी देखते हैं, जैसे इस तरह से हम एक इसकी संरचना जो है वो चतुष्फलकीय संरचना के रूप में भी हम कई बार इसको ऐसे बना लेते हैं। तो इस प्रकार से ये जो खाली संयोजकताएं कार्बन की दिखाई दे रही हैं, ये खाली नहीं होकर के और ये इस प्रकार से किसी भी परमाणु से या किसी अन्य परमाणुओं से जुड़ कर के ये पूरी हो रही हैं। जैसे यहाँ मीथेन में देखा, या यहाँ एल्कीन में हो सकता है। कार्बन अगर है मान लीजिए यहाँ, तो ये एल्कीन के लिए बन जाएगा, ऐसे एल्कीन के लिए बनेगा। और अगर मान लो यहाँ ऑक्सीजन है तो फिर और कोई जैसे एल्डिहाइड है या कीटोन है, इस तरह का कोई यौगिक बन जाएगा। यहाँ अगर मान लीजिए कीटोन ये कार्बन आता है तो कार्बन आएगा तो ये एल्कीन के लिए ऐसा सूत्र बनेगा, ऐसा संरचना बनेगी। और अगर यहाँ पर नाइट्रोजन आएगा तो ये फिर साइनाइड या नाइट्राइल के लिए सूत्र या संरचना इसका बन जाएगा। अब देखिए, अपनी इन संयोजकताओं पे नहीं जा रहे अपने आज, तो देखिए यहाँ हम इनकी संयोजकता पे नहीं जा रहे, हम केवल यहाँ इस कार्बन के जो सिंगल बंध या डबल बंध बन रहे हैं उनके बारे में थोड़ा सा आज अध्ययन करेंगे। जैसे कार्बन में यदि सिंगल बंध बन रहा है यहाँ पर, तो सिंगल बंध जो बन रहा है कार्बन का, वो कार्बन का जो सिंगल बंध बना, मान लीजिए कार्बन में सिंगल बंध बन रहा है तो यहाँ एक सिग्मा बंध होता है। और यदि कार्बन में मान लीजिए डबल बंध बन रहा है तो ये डबल बंध में एक सिग्मा बंध होगा, एक पाई बंध होगा। इसी प्रकार से यदि कार्बन के मध्य एक ट्रिपल बंध बन रहा है तो यहाँ एक सिग्मा बंध होगा, दो पाई बंध होंगे। तो इस प्रकार से ये जो सिग्मा बंध और पाई बंध बनने की प्रक्रिया है, यानी सिग्मा बंध और पाई बंध के बारे में हम थोड़ी सी आज डिटेल से जानकारी करेंगे। हम इनके बारे में समझेंगे कि सिग्मा बंध और पाई बंध में अंतर क्या है और किस प्रकार से इनकी यहाँ हम गिनती करें या किस प्रकार से इनको गिना जाए। तो देखिएगा, हम थोड़ा सा इसी बात को आज समझ रहे हैं कि सिग्मा बंध और पाई बंध के अंदर किस प्रकार के अंतर हैं, क्या विशेषता है या किस प्रकार से ये बनते हैं। देखो, सबसे पहले हमने लिखा सिग्मा बंध और दूसरा हमने लिखा पाई बंध। इनको थोड़ा सा हम अध्ययन कर रहे हैं। तो देखिएगा, सिग्मा बंध और पाई बंध का बनना अति व्यापन पर निर्भर करता है, ओवरलैपिंग पर निर्भर करता है। अब देखिए, जैसे ये बंध हैं तो सबसे पहले तो हमें थोड़ी सी ये जानकारी हो कि बंध होता क्या है। जब दो परमाणु नज़दीक आते हैं, निकट आते हैं, तो उनको एक दूसरे के प्रति थामे रखने के लिए, उनको बांधे रखने के लिए जो उनके बीच में आकर्षण बल लगता है, उसी को ही हम बंध कहते हैं। अब जैसे बंध का बनना अतिव्यापन पर निर्भर है, इसी तरह से एक घटना होती है संकरण। संकरण अलग होता है, अतिव्यापन अलग है। और मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि पहले संकरण की घटना होगी, उसके बाद
अतिव्यापन की घटना होगी और उसके बाद बंध का निर्माण होगा। यानी अतिव्यापन से बंध का निर्माण होता है। यानी बंध कैसा बनेगा वो किस पे निर्भर करेगा? अतिव्यापन पर निर्भर करेगा। अब हम यहाँ पर अतिव्यापन तो नहीं पढ़ रहे विस्तार से, लेकिन इतना ज़रूर हम पढ़ेंगे कि सिग्मा बंध और पाई बंध आपके समझ में आ जाएगा। तो देखिए, ये जो यहाँ पर सिग्मा बंध बन रहा है, ये बनता है अक्षीय अतिव्यापन से। अक्षीय अतिव्यापन से सिग्मा बंध का निर्माण होता है। और पाई बंध का निर्माण है ये पार्श्वीय या समपार्श्वीय अतिव्यापन। पार्श्वीय या समपार्श्वीय, या हम इसको पैरेलल भी बोल सकते हैं, समपार्श्वीय अतिव्यापन से इसका निर्माण होता है। अब ये अक्षीय और समपार्श्वीय अतिव्यापन है क्या, उसको भी थोड़ा सा समझते हैं। जैसे मान लीजिए ये S कक्षक है, इस S कक्षक दूसरे S कक्षक के साथ में अतिव्यापन कर रहा है। अब S कक्षक गोलाकार आकृति का होता है और एक ही अक्ष पर आकर के, यानी एक ही अक्ष पर ये आमने सामने से ऐसे अतिव्यापन करेंगे तो यहाँ ऐसे इनके मध्य अतिव्यापन हो जाता है। ये मान लीजिए यहाँ अतिव्यापन हो गया। तो इस प्रकार का जो अतिव्यापन है वो यहाँ अक्षीय अतिव्यापन कहलाता है। और देखिएगा, जैसे एक मान लीजिए ये S कक्षक है, एक मान लीजिए ये P कक्षक है, इनके बीच में ये P कक्षक है, इनके बीच में अतिव्यापन हुआ तो इस प्रकार का अतिव्यापन हुआ। ऐसे ये अतिव्यापन हुआ, ऐसे यहाँ अतिव्यापन हो रहा है। तो ये भी एक तरह से अक्षीय अतिव्यापन हो गया। ऐसे ही अगर मान लीजिए ये कोई P कक्षक है, मान लीजिए ये PZ कक्षक है और ये भी एक PZ कक्षक है, मान लीजिए ये PZ कक्षक है और इनके बीच में अतिव्यापन हो रहा है। तो ये इस प्रकार से इनके बीच में यहाँ अतिव्यापन हो गया। तो इस प्रकार के अतिव्यापन से कौन सा बंध बनेगा? सिग्मा बंध बनेगा। यहाँ सिग्मा बंध बन रहा है, यहाँ सिग्मा बंध बन रहा है, यहाँ सिग्मा बंध बन रहा है। ये यहाँ पर PZ कक्षक लिया जाएगा। देखिए, अगर PZ कक्षक यहाँ ले रहे हैं तो यहाँ भी PZ लेंगे, अगर यहाँ PY ले रहे हैं तो यहाँ PY लेंगे, और PX ले रहे हैं तो PX लेंगे, क्योंकि समान अतिव्यापन, एक ही अक्ष पे अतिव्यापन तभी होगा जब ये PX हो, या ये PY ये PY हो, या ये PZ ये PZ हो। अगर एक PX और एक PZ ले लिया तो अक्ष समान नहीं हुई, इसलिए अतिव्यापन, ये अक्षीय अतिव्यापन यहाँ नहीं हो पाएगा। और ये भिन्न भिन्न परमाणुओं के कक्षक होते हैं, जिनके मध्य अतिव्यापन होता है, ये भिन्न भिन्न परमाणुओं के कक्षक होते हैं। तो अब इसमें देखिएगा कि ये इस तरह का अतिव्यापन है जिसको अपने बोला अक्षीय अतिव्यापन। अब यह आता है पार्श्वीय अतिव्यापन। पार्श्वीय अतिव्यापन क्या होता है? देखिए, जैसे ये मान लीजिए P कक्षक है, ये P कक्षक है और इस P कक्षक का दूसरे P कक्षक के साथ में अतिव्यापन हो रहा है। ऐसे ऐसे अतिव्यापन हो रहा है, ऐसे अतिव्यापन हो रहा है। तो अब देखिए, इस प्रकार से यहाँ अतिव्यापन हो जाता है
ऐसे अतिव्यापन हो जाएगा। एक तो अतिव्यापन यहाँ हो रहा है और एक यहाँ हो रहा है और ये अक्ष है। यानी ऐसे अक्ष के ऊपर और अक्ष के नीचे ये अतिव्यापन यहाँ हो जाता है, तो इसको हम बोलते हैं पार्श्वीय अतिव्यापन। और इस प्रकार के अतिव्यापन से यहाँ बनता है पाई बंध। यहाँ पाई बंध का निर्माण होता है और ऐसे अक्षीय अतिव्यापन से सिग्मा बंध का निर्माण होता है। दूसरी बात देखिएगा, ये जो सिग्मा बंध है ये अकेला बन सकता है। सिग्मा बंध अकेला बन सकता है, अकेला बन सकता है, परंतु पाई बंध अकेला नहीं बनेगा। ये सिग्मा बंध के साथ बनेगा, सिग्मा बंध के साथ। अब देखिए इसको समझते हैं। पाई बंध अकेला बन सकता है और सिग्मा बंध अकेला नहीं बनेगा। और इन दोनों में भी ये ध्यान रखना जरूरी है कि पहले सिग्मा बंध बनता है और उसके बाद में पाई बंध बनता है। देखते हैं, समझते हैं। देखिएगा, जैसे हम यहाँ पर एक संरचना को समझ रहे हैं कि जैसे यहाँ हमने देखा कि जैसे मान लीजिए हम कार्बन के लिए थोड़ा सा हम समझने का प्रयास करेंगे। जैसे 2 कार्बन परमाणु हैं इस प्रकार से, और इनके बीच में एक सिंगल बंध अपने को दिखाई दे रहा है। सिंगल बंध का अर्थ सिग्मा बंध ही होता है। सिग्मा बंध एक सिंगल बंध से को ही प्रदर्शित करता है। अब यहाँ पर ये जो दोनों कार्बन हैं ये इस तरह से एक तल में स्थित हैं। इनका एक तल बना दिया। अभी इस तल में मान लीजिए ये आगे अपने जो संयोजकता है, इस संयोजकता को इस तरह से एक ऐसे एक वेज के रूप में अपने लिख दिया। इस तरह की जो ये संयोजकता है इसको एक वेज के रूप में लिखा दिया, और ये पीछे की संयोजकता है इसको एक डैश के रूप में अपने दिखा रहे हैं इस प्रकार से। इस प्रकार से ये पीछे की कोई संयोजकता को अपने यहाँ दिखा रहे हैं ऐसे, ठीक है। ये डैश और वेज ये क्या चीज़ है इसको भी मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। जब हम किसी तल में कोई सूत्र बना रहे हैं, कोई संरचना बना रहे हैं, तो अपनी ओर जो संयोजकता होती है उसको ऐसे वेज लाइन से लिखा जाता है, और ये जो टूटी हुई लाइनें हैं, डैश लाइनें हैं, इनको पीछे की संयोजकता को दिखाने के लिए लिखा जाता है। ये पीछे की संयोजकता को दिखाने का एक तरीका होता है कि पीछे की संयोजकता इस प्रकार से ऐसे इनके जुड़ी हुई हैं, इस प्रकार से ऐसे ये पीछे की संयोजकता को दिखाया जाता है। और इस कार्बन के पास एक ये पी कक्षक है, इस प्रकार से ये पी कक्षक है। इसके नीचे की पाली मान लीजिए ये है, और इस कार्बन के पास भी ये पी कक्षक है, इसके नीचे की पाली ये है। इस तरह से इसके नीचे की पाली है। अब आप देखिए कि जब ये कार्बन इस कार्बन के साथ में एक ये अक्ष पर अतिव्यापन करके एक बंध बना चुका है, सिग्मा बंध बना चुका है, तो अक्ष पर अतिव्यापन होने की, कार्बन कार्बन के बीच में अक्ष पे अतिव्यापन होने की संभावना खत्म हो चुकी है। यानी पहले सिग्मा बंध बन गया तो सिग्मा बंध परमाणुओं के मध्य एक ही बनता है, और उसके बाद अगला जो भी बंध बनेगा वो पाई बंध ही बनेगा। अब देखिए जैसे यहाँ सिग्मा बंध बन गया, अब ये पी कक्षक की एक पाली है, इसमें हमने एक इलेक्ट्रॉन दिखा दिया, इसमें एक इलेक्ट्रॉन दिखा दिया। अब यहाँ पे अतिव्यापन होगा और यहाँ पर अतिव्यापन होगा। इस अक्ष के ऊपर और अक्ष के नीचे अतिव्यापन हो रहा है,
और अक्ष के नीचे और अक्ष के ऊपर अतिव्यापन होने से इस प्रकार हम कई बार इसको इस तरह से भी दिखा देते हैं। इस तरह से हमने ऐसे इसको दिखा दिया, देखो ऐसे इसको सिग्मा बंध को दिखाया, और इसके ऊपर और इसके नीचे ये इस प्रकार से यहाँ अतिव्यापन हो रहा है, और ये इलेक्ट्रॉन अपर क्षेत्र को इस प्रकार से एक केले की आकृति में दिखाया गया है। तो अब जो यहाँ पर बॉन्ड बनेगा, पाई बॉन्ड बनेगा, उसको कई बार हम बनाना बॉन्ड भी कहते हैं। बनाना बॉन्ड, कदली बंध या बनाना बंध के नाम से भी इसको हम जानते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ बताया गया कि सिग्मा बंध जो है वो पहले बनेगा, क्योंकि अक्ष पर जो बंध बनने की संभावना है वो सबसे पहले होगी, और एक सिग्मा बंध बन गया उसके बाद अगर कोई अगला बंध बनेगा तो वो ऐसे पाई बंध बनेगा। तो यहाँ इन दोनों में पहले कौन बनता है? सिग्मा बंध बनता है, उसके बाद में पाई बंध बनता है। यानी पहले अक्षीय अतिव्यापन होता है, उसके बाद में समपार्श्वीय अतिव्यापन होता है। तो देखते हैं, यहाँ अगर हम देखें तो तीसरी बात हम यहाँ देख रहे हैं कि जो सिग्मा बंध है उसके बनने में अतिव्यापन की सीमा अधिक होती है। इसकी सीमा अधिक होती है, यानी अतिव्यापन अधिक सीमा तक होता है, और यहाँ अतिव्यापन की सीमा कम होती है। अब इस चीज़ को समझिएगा, जैसे हम ये बता रहे हैं कि अगर मान लो अतिव्यापन हो रहा है, दो परमाणु के कक्षक नज़दीक आकर के अतिव्यापन कर रहे हैं, एक दूसरे पे ओवरलैपिंग हो रही है। तो जैसे ये कोई परमाणु है और इस परमाणु में ये नाभिक है, ये इलेक्ट्रॉन है, इसी तरह से कोई ये परमाणु है, इसका ये नाभिक है और ये इलेक्ट्रॉन है। जब ये नज़दीक आएंगे तो इस नाभिक का आकर्षण बल इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, इस नाभिक का आकर्षण बल इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा। यानी इस परमाणु के जो इलेक्ट्रॉन हैं उनको ये नाभिक खींचेगा, इस परमाणु के इलेक्ट्रॉन हैं उनको ये नाभिक खींचेगा, और इन दोनों नाभिक के मध्य प्रतिकर्षण का बल भी लगेगा। अब जहाँ पर ये आकर्षण और प्रतिकर्षण का बल संतुलित हो जाएगा, वहाँ तक अतिव्यापन होगा। अब हम देखते हैं कि यहाँ अधिक सीमा तक अतिव्यापन हो रहा है, अतिव्यापन थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है। जितना ज़्यादा यहाँ अतिव्यापन है या जिस सीमा तक यहाँ अतिव्यापन है, वहाँ हम मान सकते हैं कि आकर्षण और प्रतिकर्षण के बल संतुलित हो रहे हैं। तो यहाँ अधिक सीमा तक अतिव्यापन होने के कारण ये जो बंध बनते हैं वो प्रबल प्रकार के बनते हैं, प्रबल बंध होते हैं, प्रबल बंध। और यहाँ देख लीजिए, जो पाई बंध बन रहे हैं उनमें अतिव्यापन एक जगह पे नहीं होकर के दो जगह में बट गया, दो जगह में विभाजित हो गया, इसलिए यहाँ अतिव्यापन जो है वो अधिक सीमा तक नहीं होगा, और यहाँ जो बंध बनेगा वो भी दुर्बल प्रकार के बंध बनेंगे, दुर्बल बंध बनेंगे। अब देखिए, यहाँ हम समझ रहे हैं कि सिग्मा बंध है वो प्रबल बंध है और पाई बंध है वो क्या है, दुर्बल बंध है। कारण क्या है कि सिग्मा बंध में अधिक सीमा तक अतिव्यापन होता है और पाई बंध में कम सीमा तक अतिव्यापन होता है, अतिव्यापन की सीमा यहाँ कम होती है। दूसरे शब्दों में ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब यहाँ अक्षीय अतिव्यापन हो रहा है तो एक ही जगह अतिव्यापन होता है, अतिव्यापन एक ही क्षेत्र पर केंद्रित होता है, और जब यहाँ अतिव्यापन हो रहा है
तो अतिव्यापन दो क्षेत्रों में विभाजित हो गया, दो क्षेत्रों में बंट गया, इसलिए इसका प्रभाव थोड़ा कम हो जाता है। अपने पर भी लागू होती है ये बात। हम किसी एक लक्ष्य को निर्धारित करके उसकी तैयारी करते हैं तो हमें बड़ी सफलता मिलती है, और हम कई बार डबल माइंड हो जाते हैं, ये काम करें या ये करें, ये तैयारी करें या ये करें, तो फिर अपने को जो नतीजे मिलने चाहिए उतने नतीजे नहीं मिल पाते। तो इस प्रकार से यहाँ अपना इस पाईबंद के संबंध में देख रहे हैं तो पाईबंद दुर्बल होने का, ये दो जगह अतिव्यापन होने का भी कारण हम मान सकते हैं। ऐसे ही देखिएगा, एक चीज़ और ध्यान दीजिए, मैंने यहाँ ये कहा है कि सिग्मा बंध जो है वो प्रबल बंध है और पाई बंध है वो दुर्बल बंध है। लेकिन यहाँ से एक स्पष्ट और कर रहा हूँ मैं बात। मैं आपसे अगर ये पूछूं कि बताइए एकल बंध और डबल बंध, द्विबंध, एकल बंध और द्विबंध में कौन सा दुर्बल है, कौन सा प्रबल है? तो याद रखना, एकल बंध है वो दुर्बल होगा और द्विबंध है वो प्रबल होगा। समझिए इस बात को। यहाँ क्या कहा जा रहा है कि जैसे कार्बन कार्बन में एकल बंध है, मान लीजिए ये, तो यहाँ केवल एक सिग्मा बंधी है। लेकिन द्विबंध की बात जहाँ है तो वहाँ कार्बन कार्बन में एक सिग्मा बंध भी है, एक पाई बंध भी है। यहाँ डबल बंध की बात है तो डबल बंध मजबूत हो जाता है। आप इस प्रकार से समझ सकते हैं, जैसे ये कोई लकड़ी का टुकड़ा है या कोई भी और धातु की टुकड़ा हो सकता है, इसको अकेले को तोड़ना मान लो आसान है, लेकिन ऐसे दो टुकड़े, ऐसे दो कोई छड़ी लगा ली जाए और फिर उनको तोड़ा जाए तो ये थोड़ा कठिन हो जाएगा, क्योंकि इनकी मजबूती बढ़ गई, एकता में शक्ति होती। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यहाँ एकल बंध दुर्बल है, द्विबंध है वो प्रबल है, क्योंकि ये जो बात है वो पाई बंध और सिग्मा बंध की है, न कि एकल बंध व द्विबंध की। तो इस प्रकार इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। अगली बात आपको ध्यान में रखनी है, देखिए अगर सिग्मा बंध उपस्थित है तो सिग्मा बंध में मुक्त घूर्णन संभव है, मुक्त घूर्णन संभव है। और अगर पाई बंध उपस्थित है तो वहाँ मुक्त घूर्णन संभव नहीं है। और ये चीज़ आपके त्रिविम समावयवता में बड़ी काम आएगी। यहाँ सिग्मा बंध के कारण मुक्त घूर्णन होता है, पाई बंध के कारण मुक्त घूर्णन नहीं होता है। देखिएगा, यहाँ अभी इस क्लास में हमने थोड़ा सा इसको समझा है कि सिग्मा बंध और पाई बंध क्या है। यहाँ जैसे बताया कि अक्षीय अतिव्यापन होता है तो सिग्मा बंध का निर्माण होता है। थोड़ा सा ये ध्यान भी रखेंगे कि एस कक्षक जो है, चाहे वो एस दूसरे एस कक्षक से अतिव्यापन करें या एस है वो पी से अतिव्यापन करें, एस कक्षक हमेशा ही अक्षीय अतिव्यापन करते हैं और सिग्मा बंध का निर्माण करते हैं, जबकि पी कक्षक है वो सिग्मा बंध भी बना सकते हैं और पाई बंध भी बना सकते हैं। मैं दो चार एग्जाम्पल और इसके संबंध में हल करवा देता हूँ ताकि आपको ये थोड़ा पॉइंट और क्लियर हो जाए। जैसे अगर हम समझें कि जैसे मान लीजिए ये लिखा है, इसमें पूछा जाए कि बताइए कितने सिग्मा बंध हैं, तो आपने अपने ऐसे करेंगे, इसको देखो कैसे, इसको ऐसे लिखा, हाइड्रोजन लगाए और गिन लिया। एक एकल बंध का अर्थ एक सिग्मा बंध ही होगा, तो 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो इस प्रकार इसमें कितने सिग्मा बंध हुए? 7 सिग्मा बंध हुए। ऐसे ही मान लो कोई संरचना आ गई कि बताइए
इसमें कितने सिग्मा बंध हैं और कितने पाई बंध हैं। तो 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, क्योंकि डबल बंध में 1 सिग्मा होगा 1 पाई बंध होगा, 3, 4 और ये 5। तो ये क्या हो गए, 5 तो सिग्मा बंध हो गए और 1 पाई बंध हो गया। इसी तरीके से मान लीजिए ये कोई संरचना आ गई, इस संरचना में बताना है कि कितने सिग्मा बंध हैं। तो देखिए पहले तो ये ऐसी रेखा सूत्र जो होते हैं उसको हम एक सीधे सूत्र के रूप में भी लिख सकते हैं। 1, 2, 3, 4 कार्बन है इसमें, तो 4 कार्बन मान के ऐसे इसको ऐसे सूत्र के रूप में हम लिख लेंगे। फिर प्रत्येक कार्बन की संयोजकता हाइड्रोजन से पूरी कर देंगे, ऐसे ऐसे इसकी संयोजकता को पूरी करेंगे और उसके बाद में ऐसे आप इसके अंदर सिग्मा बंध गिन लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13। तो यहाँ सिग्मा बंध की संख्या हो गई 13। ऐसे ही आप बेंजीन के अंदर भी सिग्मा बंध देख सकते हैं। बेंजीन के अंदर सिग्मा बंध पाई बंध की गिनती आप कर सकते हैं। जैसे आप अगर यहाँ देखें तो इस प्रकार से ये 1 सिग्मा बंध, 2, 3, 4, 5, 6, तो ये 6 तो हाइड्रोजन वाले हो गए और ऐसे ही 6 कार्बन के साथ बनेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो टोटल सिग्मा बंध हो गए यहाँ पर 12 और पाई बंध कितने दिखाई दे रहे हैं, 1, 2 और 3। तो ये 3 पाई बंध हो गए। तो इस प्रकार से ऐसे यौगिकों में हम सिग्मा बंध और पाई बंध को देख सकते हैं। अपनी इस क्लास में सिग्मा बंध पाई बंध क्या है, जो कि अतिव्यापन पर निर्भर करता है, अक्षीय अतिव्यापन क्या है, संपार्श्वीय या पार्श्वीय अतिव्यापन क्या है, इसकी हमने चर्चा की। और साथ में आपको कुछ यौगिकों में सिग्मा बंध और पाई बंध गिनना आपको बताया। आप इस पूरी क्लास को आपने पढ़ा है, समझा है, देखा है, तो मैं आशा करता हूँ कि आपकी पॉइंट ये पूरा समझ में आया होगा। इसी प्रकार से अपने और भी जो क्लासें आ रही हैं उनको समझते रहें और इन क्लासों से जुड़े रहें। अगली क्लास में मैं आपके सामने लेके आऊँगा कुछ कंपटीशन लेवल की बातें। अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कोई जेट की तैयारी कर रहा हो या कोई नीट की तैयारी कर रहा हो या कोई अन्य कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहा हो, तो उसके लिए भी ये क्लासें आपके लिए उपयोगी रहेंगी। आप अगली क्लास को देखेंगे और इन छोटी छोटी जो बेसिक जानकारियाँ हैं इनको आप सीखते जाएंगे तो ये बड़े काम आएंगी, क्योंकि ये वैसे ही है जैसे किसी भाषा के ज्ञान के लिए अल्फ़ाबेट की जानकारी होना ज़रूरी है। अगर क ख ड़ बार खड़ी सीखे बगैर सीधा किताब पढ़नी सीखेंगे तो फिर दिक्कत होगी। इसी प्रकार से यहाँ बेसिक चीज़ों को सीख करके उसके बाद आप केमिस्ट्री के क्षेत्र में आप बहुत अच्छा रिजल्ट प्राप्त कर पाएंगे। मैं इसी आशा के साथ सबका धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।